दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगर आप अपने पैसे सेव करके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो आप अपने आप को और गरीबी की तरफ लेके जा रहे हो। और ये बात आप किसी भी बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर या एनालिस्ट से पूछेंगे तो वो भी आपको अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करने की सलाह तो बिल्कुल नहीं देगा। तो सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी फ्यूचर में अपने लिए कोई एसेट क्रिएट कर सकें या हमारे पैसे भी ग्रो होकर हमारे लिए काम करें। तो इसका आंसर ज़्यादातर सभी लोगों को पता है और वो है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के भी कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एसआईपी या फिर एक बड़ा अमाउंट जैसे कि 5 या 10 लाख रुपए सीधा इन्वेस्टमेंट कर देना, जिसे हम लमसम अमाउंट भी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान आपको सबसे अच्छा रिटर्न देगा और कौन से इन्वेस्टमेंट में आपको कितना रिस्क बेयर करना पड़ सकता है। इन सभी चीज़ों को हम एकदम इजी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, क्योंकि इस तरह ये बातें आपको हमेशा याद रहेंगी और आपके आगे आने वाले फाइनेंशियल डिसीजंस में आपकी हेल्प करेंगी। तो अब बिना टाइम लगाए सीधा हम अपने मेन कंटेंट की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, एक लोकेलिटी में रहने वाले 4 नेबर्स की कहानी को समझते हैं जो एक अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं, और इनकी हेल्प से ही हम 4 डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को भी समझेंगे। इनको कुछ नाम दे देते हैं: राहुल, विजय, सुनील और दीपक। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर है और मंथली अराउंड 50,000 की सैलरी कमा लेता है। दूसरा आदमी विजय, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जस्ट अभी अभी रिटायर हुआ है। तीसरा नेबर सुनील एक बैंकर है और मंथली 30,000 तक कमा लेता है। और चौथा पड़ोसी दीपक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में एनालिस्ट की जॉब करता है और इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी नॉलेज रखता है। मंथली 1 लाख रुपए तक दीपक आसानी से कमा लेता है। तो चलिए सबसे पहले राहुल की इन्वेस्टमेंट प्लान को समझते हैं। राहुल क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर है और प्राइवेट जॉब में काम करने की वजह से उसके पास बाकी चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं रहता था, और इसी हेक्टिक शेड्यूल के चलते राहुल इन्वेस्टमेंट का सबसे इजी मेथड चुनता है और वो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना सही समझता है, वो भी एसआईपी के जरिए, जिसके लिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाके रजिस्टर करता है और 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी सेलेक्ट करता है, जो हर महीने उसके बैंक अकाउंट से उसकी सेलेक्ट की हुई डेट को कट जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे इजी इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो बिना मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को जाने। और अगर आपने बीच में एसआईपी करना छोड़ भी दिया तो जितने अब तक आपने इन्वेस्ट किए हैं उस इन्वेस्टमेंट पे भी आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। इसीलिए एसआईपी को सबसे इजी और बिगनर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब राहुल के इन्वेस्टमेंट से क्या रिजल्ट आया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपने दूसरे नेबर की इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। विजय एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और जस्ट अभी रिसेंट में ही रिटायर हुआ है। उसे अपने रिटायरमेंट पर पीएफ और सर्विस ग्रेट्युइटी से मिला है 10 लाख रुपए, जिसे विजय इन्वेस्ट करने का प्लान करता है। और थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो भी अपने पैसे इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करेगा। इसलिए वो एक डीमेट अकाउंट ओपन करता है और इंडेक्स फंड्स में अपने 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देता है और डिसाइड करता है कि अगले 10 सालों तक वो अपने इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेगा। इस इन्वेस्टमेंट से विजय को क्या आउटपुट मिला ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सुनील के इन्वेस्टमेंट प्लान को समझते हैं। सुनील एक बैंक में जॉब करता है और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी रखता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में खुद इन्वेस्ट करेगा अपनी खुद की एनालिसिस के बेसिस पर। इसलिए वो कुछ नामी कंपनीज के नेम को शॉर्टलिस्ट करता है और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनमें इन्वेस्ट करता है। वैसे यहाँ पर हम बिजनेस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ना कि स्टॉक्स के प्राइस की। तो सुनील अपने शॉर्टलिस्ट किए हुए स्टॉक्स में हर क्वार्टर लिस्ट अपडेट के बाद 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि उसकी शॉर्टलिस्ट कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और ऐसा काफ़ी इन्वेस्टर्स करते हैं, इसलिए इसे एसआईपी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये कुछ कुछ एसआईपी जैसा ही है। और जब तक सुनील की शॉर्टलिस्ट की हुई कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट अप है या डाउन, और वो उसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकता है। अब सुनील का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करेगा ये भी हम आगे ही देखेंगे। अब बात करते हैं दीपक की, जो कि ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में एनालिस्ट है और काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज रखता है और एक्टिवली इन्वेस्टमेंट्स करता रहता है। इसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी कैपिटल है और जब भी वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो एक बड़ा अमाउंट ही इन्वेस्ट करता है, जैसे कि एक साथ 10 लाख रुपए। दीपक के पोर्टफोलियो में ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ही होती हैं। जिन लोगों को मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि मिड कैप में वो कंपनीज आती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होती है, और स्मॉल कैप में वो कंपनीज जिनकी कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है। तो दोस्तों, हमने सभी नेबर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देख ली है। अब हम ये देखेंगे कि किसकी स्ट्रेटेजी से किसको कितना प्रॉफिट और लॉस मिलता है, और आखिर में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कौन सी है। तो हम वापस से राहुल की स्ट्रेटेजी पर फोकस करते हैं, जो थी एसआईपी में इंडेक्स फंड्स।
दोस्तों ये है निफ्टी 50 का चार्ट लास्ट 10 इयर्स का, और इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स दोनों है। यानी राहुल ने भी सभी पॉसिबल सिचुएशंस में इन्वेस्ट किया होगा, जिसकी वजह से राहुल की एनएवी कभी हाई रही होगी या कभी लो भी रही होगी। एग्जाम्पल के लिए राहुल ने जब इन्वेस्ट किया तो उस समय निफ्टी 50 की एनएवी 100 की रही होगी, ये मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ मार्केट ऊपर गई और एनएवी की वैल्यू 120 हो गई, लेकिन राहुल ने फिर भी इन्वेस्ट किया। उसके नेक्स्ट मंथ मार्केट नीचे गया और एनएवी की वैल्यू 80 हो गई, और राहुल ने उस टाइम भी इन्वेस्ट किया होगा, जिसकी वजह से राहुल की इन्वेस्टमेंट एवरेज हो गई और उसे अच्छा रिटर्न मिलता है। राहुल ने 5,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट की थी और उसने 10 साल तक इन्वेस्ट किया, ऐसा मान लेते हैं। तो राहुल ने इस टाइम पीरियड में टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसे अपने इन 6 लाख पर टोटल 11.62 लैक्स का रिटर्न मिला। मतलब उसे 5.62 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो कि हमने 12% की ROI से कैलकुलेट किया है। और ये रिटर्न FD गोल्ड या PPF से ऑलमोस्ट डबल है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है एनालिटिक्स और रिसर्च के लिए, और जो बिल्कुल कम रिस्क में अच्छे रिटर्न चाहते हैं, जो इन बाकी स्कीम से अच्छे रिटर्न्स हो। इस स्ट्रैटेजी में आप 10 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसा कि हमने अभी देखा। अब हम विजय की इन्वेस्टमेंट पे नजर डालते हैं। विजय ने अपने रिटायरमेंट के पैसे यानी एक लमसम अमाउंट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए थे। मान के चलते हैं उसने अपने पैसे 2007 में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसके 1 साल बाद ही मार्केट में रिसेशन आ जाता है और मार्केट ऑलमोस्ट 18 मंथ के लिए डाउन ही रहता है। विजय क्योंकि एक बिगिनर था तो वो इतने लंबे टाइम तक पेशेंस नहीं रख पाता और अपनी पोजीशन को सेल कर देता है, और उसके इन्वेस्ट किए हुए कैपिटल की वैल्यू कम होकर 5 लाख से भी कम हो जाती है। लेकिन अगर विजय ने थोड़ा पेशेंस रखा होता और इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में बिलीव करता, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में निफ्टी इंडेक्स फंड्स ने ऑलमोस्ट 9.31% के रिटर्न दिए हैं। यानी अगर विजय ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया होता तो इन सालों में उसकी कैपिटल की वैल्यू 10 लाख से बढ़कर 38 लाख हो गई होती, यानी 3.8 गुना हो जाती, वो भी सिर्फ 15 सालों में। तो दोस्तों हमें विजय की इन्वेस्टमेंट से 2 लेसन मिलते हैं। पहला ये कि मार्केट में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट की वैल्यूएशन को ठीक से स्टडी कर लें, यानी मार्केट ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। और दूसरी लर्निंग ये कि अगर हमने गलती से हाई वैल्यूएशन में इन्वेस्ट कर भी दिया और मार्केट की वैल्यू गिर जाती है, तो ऐसे टाइम में पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इंडेक्स फंड्स के जरिए इनडायरेक्टली अपने देश की इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी लॉन्ग टाइम में अच्छा ही करेगी, इसकी कन्विक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल पहले इन्वेस्टमेंट से थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें मार्केट को स्टडी करना ज़रूरी है और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। तो इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, लेकिन ग्रोथ इसमें भी पहले इन्वेस्टमेंट जैसा ही है, क्योंकि है तो ये इंडेक्स फंड्स ही। अब हम सुनील के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझते हैं और देखते हैं कि ये स्टाइल कितना सक्सेसफुल है। सुनील ने प्लान किया था कि वो अपनी कैपिटल लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, और वो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद। दोस्तों लार्ज कैप इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना इंडेक्स फंड्स के बाद दूसरा सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ये रिस्क और कम हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज भी 15 से 18% का रिटर्न देती हैं। लेकिन सुनील क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद इन्वेस्ट करता था, यानी साल में 4 बार, तो ये रिटर्न भी कम हो जाता है। तो सुनील हर बार जो 15,000 की इन्वेस्टमेंट करता था, वो 15% के रिटर्न के हिसाब से बन जाते हैं 13.47 लाख, जो कि उसकी 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ से बनी है। और हमने 15% का रिटर्न इसलिए लिया क्योंकि सुनील हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद इन्वेस्ट करता था। इस इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ज़्यादा रिस्क के साथ साथ ज़्यादा रिटर्न्स भी हैं, और आपको इसमें एक्टिवली कंपनीज की क्वार्टरली परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा है। अब हम फाइनल यानी दीपक की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझते हैं, जो थी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। इसके लिए दीपक अपनी शॉर्टलिस्ट की हुई कंपनीज की डीप फंडामेंटल एनालिसिस करता है, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी करता है, उन कंपनीज की बैलेंस शीट्स को चेक करता है, और तब जाके वो किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करता है। दीपक इन 3 चीजों का खास ध्यान रखता है। नंबर 1 कि ये कंपनी करती क्या है और उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं और मार्केट कैसी है, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकेंडली, दीपक जो कंपनी सेलेक्ट करता है उनकी मैनेजमेंट सबसे पहले तो ऑनेस्ट होनी चाहिए और काम को करने की कैपेबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी मैनेजमेंट एनालिसिस करता है। और लास्टली वो कंपनी की वैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, पीई एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी देखता है। तब जाके वो उस कंपनी में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है और फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड करता है। उसने अब तक ऐसी कई मल्टी बैगर कंपनीज ढूंढी हैं और उसकी कैपिटल ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती जा रही है, और इसी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर 25 से 30% के रिटर्न जनरेट कर पाता है, जो इतना रिटर्न है कि अगर कोई 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके 25 से 30 सालों के लिए छोड़ दे तो उसकी वैल्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जितना इस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न है उतना ही रिस्क भी है। इसके लिए आपको डीप फंडामेंटल एनालिसिस करनी आनी चाहिए, जिसके लिए आपको कई इन्वेस्टमेंट्स की बुक पढ़नी होगी और इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा, जो कि आप हमारे चैनल पर सीख सकते हो। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है।
तो चलिए एक बार हम चारों इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है SIP इन इंडेक्स फंड्स। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है और इसमें गोल्ड और FD से ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। नंबर 2 इज लमसम अमाउंट इन इंडेक्स फंड्स। इस इन्वेस्टमेंट में पहले से थोड़ा रिस्क हाई है और ये उनके लिए ठीक है जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और वर्स्ट सिचुएशन में भी पेशेंस रख सकते हैं। थर्ड इज SIP इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। इस स्ट्रेटेजी में पहली दो स्ट्रेटेजी से रिस्क थोड़ा ज़्यादा है बट रिटर्न भी ज़्यादा है। इसमें आपको थोड़ा समय मार्केट को देना ही होगा और कंपनीज की फंडामेंटल एनालिसिस भी आनी चाहिए। लास्ट वन इज लमसम अमाउंट इन स्मॉल एंड मिड कैप इंडस्ट्रीज। इस स्ट्रेटेजी में हाई रिटर्न है और ये आपको मल्टी मिलियनियर बना सकती है, लेकिन इसके लिए आपको डीप फंडामेंटल एनालिसिस आना ज़रूरी है और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो तो याद से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ आपको शो होती रहें। तब तक के लिए गुड बाय।